हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा में हार्दिक स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 की तैयारी काफी अच्छे ढंग से कर रहे हैं और हमने सबसे पहले टारगेट किया है मॉडर्न हिस्ट्री को। साथ साथ हम स्टैटिक जीके को भी टारगेट करते चल रहे हैं, लेकिन स्टैटिक जीके का पोर्शन हम संडे को कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जहां तक कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि हमने 13 क्लासेस कर ली है और हमने मॉडर्न हिस्ट्री को बेसिक से जानना शुरू किया था और अब हम मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ चीजें ऐसी है जो हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत अच्छे से जान चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स, तो चलो क्लास को शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या बात की थी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि प्रीवियस क्लास में हमने साइमन कमीशन की बात की थी और साइमन कमीशन क्या था, ये सारी चीजें बात की थी। आप सभी को पता है कि जब साइमन कमीशन का काफी विरोध किया गया तो उस समय बर्कनहेड ने भारतीयों को एक चुनौती दे दी थी। कहा था कि ऐसा संविधान बनाओ जो सबको स्वीकार हो। तो भारतीयों ने भी कहा कि हम लोग किसी से कम है क्या। भारतीयों ने भी ये बात ईगो पे ले ली और भारतीयों ने चुनौती को स्वीकार कर लिया। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स, जब चुनौती स्वीकार कर ली है तो कहीं ना कहीं संविधान भी बनाना है। तो बेटा मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में, क्या मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक बैठक रिपोर्ट बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है बेटा? मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक बैठक रिपोर्ट बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है बेटा? बैठक रिपोर्ट बनाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है बेटा? भारतीय चुनौती को स्वीकार करते हैं और मोतीलाल नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया जाता है और मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक बैठक रिपोर्ट बनाई जाती है, जिस रिपोर्ट को नाम दिया जाता है नेहरू रिपोर्ट 1928। क्योंकि यह रिपोर्ट 1928 में बनी थी, इसलिए इसको नाम नेहरू रिपोर्ट दिया जाता है। और यह कब बनी थी? 1928। बात समझ में आ रही है बेटा? अब जो बेटा नेहरू रिपोर्ट 1928 थी, उसमें क्या बातें थी देखते हैं कुछ मुख्य बातों पर। नेहरू रिपोर्ट 1928 की मुख्य बातें, कुछ मुख्य बातें थी जो हमें समझनी चाहिए और जो हमें पता भी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बेटा जो आपकी नेहरू रिपोर्ट 1928 की, उसकी जो मुख्य बातें थी, सबसे पहली मुख्य बात थी कि भारत के लिए उपनिवेशक का दर्जा। क्या? भारत को उपनिवेशक का दर्जा। अब बेटा बहुत से लोगों को यही नहीं पता होगा कि उपनिवेशक क्या होता है। बेटा उपनिवेशक का मतलब कि हम अपने जो हमारे अंदरूनी काम है, मतलब जो होम मिनिस्ट्री है, जो भी अपने इंटरनल जो मामले हैं वो हम खुद देख लेंगे। बस आप हमारे एक्सटर्नल मामले देखिए, मतलब जो हमारे विदेशी चीजें हैं वो आप मैनेज करिए, बाकी सारी कुछ हम खुद मैनेज करेंगे। इसी को क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं, उपनिवेशक। तो भारत को उपनिवेशक का दर्जा दे दीजिए। दूसरे उसमें मुख्य बात थी कि बेटा क्या बने? संसदीय सरकार बने। सरकार कैसी हो? संसदीय सरकार हो। तीसरी मुख्य बात थी कि संघीय द्विसदनीय व्यवस्था हो। कैसी बेटा? द्विसदनीय। कहा भले क्या आया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 में ऐसा कहा भले गया था कि द्विसदनीय विधानमंडल होगा, लेकिन द्विसदनीय विधानमंडल हुआ नहीं। भारत सरकार अधिनियम में आया जरूर ये नियम था, लेकिन ये लागू नहीं हुआ। तो ये मांग हुई। चौथी मांग ये थी कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है, वायसराय की कार्यकारी परिषद संसद के प्रति
सामूहिक रूप से जिम्मेदार। वायसराय की कार्यकारी परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार हूं। पृथक निर्वाचन को रद्द करने की मांग की गई। कि जो पृथक निर्वाचन आया था उस पृथक निर्वाचन को रद्द करने की मांग की गई। पृथक निर्वाचन को रद्द करने की मांग की गई। आगे 6 क्या बेटा, 6 कहा गया कि बेटा संघीय संविधान बने। कैसा संविधान बने? संघीय संविधान बने। 7वां कहा गया बेटा, क्या कहा गया 7वें में? क्या 7वीं मुख्य बात क्या थी? तो 7th मुख्य बात थी बेटा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग कर दिया जाए। कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग हो, एक में ही ना हो। कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या हो? अलग अलग हो। ठीक है बच्चों। 8वां में क्या कहा गया बेटा? कहा गया, क्या कहा गया? 8वें में कहा गया कि कार्यपालिका न्यायपालिका अलग अलग हो। 8वीं जो मुख्य बात थी वो कही गई कि राज्यों का गठन भाषाओं के आधार पर हो। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। क्या किया जाए? भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। एक और मुख्य बात क्या थी? मुख्य बात कि बेटा अवशिष्ट शक्तियां जो थी, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास ना होकर किसके पास हो? केंद्र सरकार के पास हो। किसके पास हो? केंद्र सरकार के पास हो। टोटल कितने मूल अधिकार थे बेटा नेहरू रिपोर्ट में? तो प्यारे बच्चों टोटल 19 मूल अधिकार थे। कितने? 19 मूल अधिकार थे नेहरू रिपोर्ट 1928 में, जिसमें से प्रेजेंट में 10 है हमारे मौलिक अधिकारों में, और बेटा 9 किसमें है? डीपीएसपी में। प्रेजेंट की यह स्थिति है। प्रेजेंट जो हमारा संविधान है, जो अभी। ठीक है बेटा, समझाता हूं, एक बार समझने की कोशिश करिएगा। बर्कनेट क्या कहता है? भारतीयों को चुनौती देता है और कहता है कि एक ऐसा संविधान बनाओ जो सभी को स्वीकार हो। भारतीयों को इस बात से ईगो आ जाता है, भारतीय इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि चुनौती स्वीकार है। उसी कड़ी में मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में क्या किया जाता है बेटा? एक बैठक रिपोर्ट बनाई जाती है और जिस रिपोर्ट को नाम दिया जाता है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट 1928 में आती है, इसलिए नेहरू रिपोर्ट 1928 का नाम भी इसे दिया जाता है। अब नेहरू रिपोर्ट 1928 की जो कुछ मुख्य बातें थी बच्चों, वो क्या थी? सबसे पहला क्या था कि भारत के लिए उपनिवेशक का दर्जा। क्या? भारत के लिए उपनिवेशक का दर्जा। भारत के लिए क्या कहा गया बेटा? उपनिवेशक का दर्जा। मतलब भारत को एक उपनिवेशक का दर्जा दे दिया जाए। मतलब जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, जो हमारे गृह कार्य है, वो सब हम लोग देखते हैं। आप एक्सटर्नल अफेयर्स देखिए, मतलब जो बाहरी का मामले हैं वो आप देखिए, और इंटरनल अफेयर्स हमें देखने दीजिए। अंदरूनी मामले हम लोगों को देखने दीजिए और बाहरी आपको देखने दीजिए। यही उपनिवेशक होता है। ठीक है। दूसरा कहा गया कि संसदीय सरकार हो। सरकार कैसी हो? संसदीय हो, ना कि कोई और तरीके की हो। तीसरा ये कहा गया कि द्विसदनीय व्यवस्था हो।
भारत सरकार 1919 में यह कहा गया था कि केंद्रीय विधानसभा में द्विसदनीय विधानमंडल होगा, लेकिन ऐसा केवल कागजों पे ही रह गया, कागजी कार्यवाही में ही रह गया, जमीन पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आया। ठीक है, चौथी बात क्या कही गई? चौथी बात कही गई कि बेटा पृथक निर्वाचन को रद्द करने की मांग कर दी। क्या कर दी? पृथक निर्वाचन को रद्द कर दिया जाए। जो पृथक निर्वाचन है उसको क्या कर दिया जाए? रद्द कर दिया जाए। पांचवी बात क्या चौथी बात और भी पांचवी बात क्या कही गई बेटा? पांचवी बात कही गई कि संघीय संविधान बने। संविधान कैसा बने? संघीय संविधान बने। और फिर छठी बात क्या कही गई? छठी बात कही गई कि बेटा वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है बेटा, वो क्या हो? संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हो। मतलब अगर वो कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना कार्य करते हैं तो वो भी संसद के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार हो, वो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, फिर सातवीं बात क्या की गई बेटा? सातवीं बात कही गई कि अवशिष्ट शक्तियां जो हो वो किसके पास हो? वो केंद्र सरकार के पास हो, ना कि वायसराय के पास हो। ठीक है, आठवीं बात कही गई कि भाषा के आधार पर राज्यों का क्या हो? गठन हो। और नवीं बात क्या कही गई बेटा? नवीं बात कही गई कि क्या टोटल ये हो ही गया कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग कर दिया जाए। मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कर दिया जाए। कुल टोटल कितने मूल अधिकार थे या मौलिक अधिकार थे? तो 19 मौलिक अधिकार थे नेहरू रिपोर्ट 1928 में, जिसमें से 10 आज भी वर्तमान में हमारे किसमें? संविधान में मौलिक अधिकारों में है, और बाकी के 9 डीपीएसपी में फॉलो होते हैं। तो ये थी नेहरू रिपोर्ट 1928, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई थिंक कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों, मैंने जो भी आपको लेक्चर दिए हैं, अगर आप मेरी क्लास को देख रहे हैं, देखते हैं, लेकिन कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं करते, कुछ लोग लाइक नहीं करते। फ्रेंड्स, अगर आप क्लास देख रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। क्योंकि बेटा जब आपको, अगर आप ऊपर ऊपर से देख के निकल जा रहे हैं ना बेटा, तो आप पछताने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट 28 और 29 अक्टूबर को हो जाने दीजिए। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का, पेपर से हर एक क्वेश्चन जो मॉडर्न हिस्ट्री में आएगा, उसका स्क्रीनशॉट विद अपनी क्लास चिपका के दूंगा फ्रेंड्स, वीडियो में बिल्कुल दूंगा, 100% दूंगा, और दिखाऊंगा कि बेटा इस क्लास में मैंने ये पढ़ाया था और देखिए आपके पेपर में यही क्वेश्चन आया। मैं गारंटी देता हूं 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन इसी मेरी क्लास से आएंगे। ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, कहीं और से नहीं आएगा, बोर्ड पे लिखा हुआ आएगा। आप लोगों को ये बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा, फिर आप लोगों को बहुत अफसोस होगा। ठीक है बेटा, ठीक। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा? कि मौलिक अधिकारों की प्रथम बार बात। तो बेटा मौलिक अधिकारों की प्रथम बार बात कॉमनवेल्थ रिपोर्ट में की गई थी। किसमें बेटा? कॉमनवेल्थ रिपोर्ट में। मौलिक अधिकारों की प्रथम बार बात कॉमनवेल्थ रिपोर्ट में 1925 में एनी बेसेंट जी ने की। किसने? अब बेटा जब उपनिवेशक वाली बात सुनते हैं, नेहरू रिपोर्ट को देखते हैं, तो उपनिवेशक वाली बात से उपनिवेशक वाली बात से सुभाष चंद्र बोस जी और जवाहरलाल नेहरू जी काफी नाराज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब हमारा देश है तो हमें पूर्ण आजादी मांगनी चाहिए, पूर्ण स्वराज्य मांगना चाहिए, ना कि हमें उपनिवेशक वाली बात करनी चाहिए। एक मिनट फ्रेंड्स मैं देख लेता हूं। हाँ, सारा सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, ठीक है। क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि जब हमारा ही देश है तो हमें बेटा पूर्ण आजादी मांगनी चाहिए, ना कि उपनिवेशक की बात करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन नाराज हो जाते हैं और बेटा ये लोग क्या करते हैं?
ऑल इंडिया नेहरू जी, ऑल इंडिया, और सुभाष चंद्र बोस जी ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का गठन करते हैं। कब? 1929 में। अब बेटा इसी बीच में ये बात स्टार लगा के लिख लीजिए, याद रखिएगा। इसी बीच में कांग्रेस के 1928 का अधिवेशन होता है, और 1928 का अधिवेशन होता है बेटा कलकत्ता में। कहां? कलकत्ता में। ठीक है। अध्यक्षता किसके पास रहती है बेटा? अध्यक्षता रहती है मोतीलाल नेहरू जी के पास। किसके पास अध्यक्षता रहती है? मोतीलाल नेहरू जी के पास। किसके पास? मोतीलाल नेहरू जी के पास। ठीक है। अब मोतीलाल नेहरू जी के पास अध्यक्षता होती है। मोतीलाल नेहरू जी कहते हैं कि एक वर्ष के भीतर उपनिवेश का दर्जा, नहीं तो पूर्ण स्वराज की मांग की जाएगी। क्या की जाएगी बेटा? पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाएगी। नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी कहते हैं कि एक वर्ष के भीतर या तो हमें उपनिवेशक का दर्जा दे दीजिए, नहीं तो हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। ठीक है। अब बेटा देखते देखते ये आ जाता है 1929, दिसंबर 1929, और कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में रावी नदी के तट पर होता है। अध्यक्षता किसके पास होती है बेटा? मैं आप लोगों को ये पहले पढ़ा चुका हूं, पता होना चाहिए। अध्यक्षता होती है जवाहरलाल नेहरू जी के पास। किसके? जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी की बात, और पूर्ण स्वराज की मांग होती है। क्या? इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की इसीलिए हम अपना 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और इसीलिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई। ठीक है बेटा। क्या होता है बेटा? मैंने बताया कि मौलिक अधिकारों की प्रथम बार बात किसने की थी बेटा? तो मौलिक अधिकारों की जो प्रथम बार बात की वो कॉमनवेल्थ रिपोर्ट में की गई थी, और की किसके द्वारा की गई थी? तो एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। अब बेटा उपनिवेशक वाली बात से जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी काफी नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं जो देश हमारा है वो पूर्ण रूप से हमारा है, उसके एक्सटर्नल अफेयर्स या इंटरनल अफेयर्स हमारे ही होने चाहिए, हमारी बात चलनी चाहिए। इसलिए बहुत नाराज होते हैं और ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का गठन करते हैं 1929 में। देखते देखते इधर क्या चल रहा था बेटा? इधर 1928 में क्या होता है? कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है, और यह वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में होता है, और अध्यक्ष होते हैं मोतीलाल नेहरू जी। और इस वार्षिक अधिवेशन में ये मोतीलाल नेहरू जी कहते हैं कि एक वर्ष के भीतर अंग्रेज हमें उपनिवेशक का दर्जा दे दे, अन्यथा हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। ठीक है। देखते ही देखते दिसंबर 1929 का समय आ जाता है, और कांग्रेस का फिर से वार्षिक अधिवेशन होता है, लेकिन अंग्रेजों के कानों में कोई भी जू नहीं रेंगती। तो अध्यक्ष बनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू जी को, और यहां पर पूर्ण स्वराज की मांग कर दी जाती है, और इसी में हम 26 जनवरी 1930 को इसी कड़ी में हम अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। फ्रेंड्स, यहां तक की बात आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगी। आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से डीपली एक्सप्लेनेशन दिया है, और हर एक चीज लिखाई है। प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। प्लीज फ्रेंड्स, आप लोग सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका लाइक, आपका शेयर, आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन है फ्रेंड्स। आपको मैं हर एक बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूं, और एक नए कर्म योद्धा से आपकी मुलाकात होगी बहुत ही जल्दी, जिन्हें पॉलिटी किंग कहते हैं। पॉलिटी में उनका कोई भी मुकाबला नहीं हो, पॉलिटी के किंग है। पॉलिटिक में बिल्कुल उन्हें किंग कह सकते हैं आप लोग, और उनसे आपकी मुलाकात बहुत ही जल्दी होने वाली फ्रेंड्स। तो प्लीज बेटा आप लोग सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और आंदोलन, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या इसी को नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, नमक सत्याग्रह। बेटा यह आंदोलन कब हुआ? तो 1930 की ये बात है। कब? क्या होता है बेटा, गांधी जी यंग इंडिया अखबार में अंग्रेजों से क्या रखते हैं बेटा? 11 मांगे रखते हैं और अंग्रेजों को 31 जनवरी 1930 तक का समय देते हैं। लेकिन उस समय का जो भारत का वायसराय था बेटा, वो लॉर्ड इरविन था, और लॉर्ड इरविन गांधी जी की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। तो इसी एवज में गांधी जी कहते हैं मुझे अब तो नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। तो 14 फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में क्या बुलाई जाती है बेटा? मीटिंग बुलाई जाती है और नमक साल्ट का मुद्दा रखा जाता है, क्योंकि नमक बनाने पर अंग्रेजों का क्या था बेटा? एकाधिकार है। और गांधी जी डिसाइड करते हैं कि हम दांडी मार्च करेंगे। तो दांडी मार्च गांधी जी करते हैं। 12 मार्च 1930 की इसकी शुरुआत होती है, और शुरुआत होती है साबरमती आश्रम से। मंजिल क्या होती है बेटा? डांडी गांव नवसारी जिला में पड़ता है। डांडी गांव जो है वो गुजरात के नवसारी जिले में पड़ता है। ठीक है। गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को वहां पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ देते हैं। 384 किलोमीटर की यात्रा 24 दिनों में 79 लोगों के साथ पूर्ण करते हैं। गांधी जी वाकई में बहुत ही इस मार्च को मैं बहुत ही फेमस मार्च कहूंगा। दांडी यात्रा बहुत ही फेमस यात्रा है बेटा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के इटली मार्च से की है। बहुत ही जानदार यात्रा है, बहुत ही जानदार। गांधी जी ने बहुत कुछ किया है देश के लिए बेटा। जो गांधी जी को विक्टिम बनाते हैं ना, उनको हिस्ट्री का एच भी नहीं पता है, क्योंकि गांधी जी वन मैन आर्मी फोर्स, माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन आर्मी फोर्स कहा है। जिस दंगे को क्या कम करने के लिए, या जिस दंगे को खत्म करने के लिए अंग्रेजों की पूरी सेना लग गई और उसे खत्म नहीं कर पाई बेटा, उसे गांधी जी ने अकेले जाकर दबा दिया था खाली बंगाल में। तो माउंटबेटन ने अपनी बुक में गांधी जी को क्या कहा है? वन मैन आर्मी फोर्स कहा है बेटा। तो गांधी जी ऐसे वैसे नहीं, गांधी जी बहुत ही फेमस पर्सन थे, फेमस। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक की चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब आगे क्या होता है बेटा? आप लोगों को मैंने बताया कि गांधी जी ने यंग इंडिया अखबार में अंग्रेजों से 11 मांगे रखी। वायसराय लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक ये भारत का वायसराय रहा। कोई ध्यान नहीं दिया। क्या बेटा? ठीक है, वायसराय लॉर्ड इरविन ने इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो इसी में क्या होता है बेटा? 14 फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में मीटिंग होती है, बैठक कह सकते हैं, बैठक। और यहां बैठक में मुद्दा जो था बेटा, नमक सॉल्ट। ठीक है, साबरमती आश्रम में बैठक होती है और जो यहाँ पे मुद्दा आता है वो मुद्दा आता है नमक अब्लिक सॉल्ट का। ठीक है बेटा, यहां तक भी बातें समझ में आ रही है। अब आगे क्या होता है बेटा? ठीक, नमक सॉल्ट का मुद्दा है। अब क्योंकि बेटा क्या था, स्टार डाल के देख लो, नमक बनाने पर
नमक पे आज भी टैक्स नहीं लगता है बेटा। क्यों? क्योंकि नमक रोजमर्रा की चीज है। तो नमक बनाने पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। ह्यूमन नीड्स की जरूरतें है नमक। नमक एक ऐसा सब्सटेंस है जो ह्यूमन नीड्स है, और ह्यूमन नीड्स की चीजों पर कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता, जबकि यहाँ पे नमक बनाने पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। तो इसीलिए बेटा क्या करते हैं, इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि इसी पर हम कुछ करेंगे। तो गांधी जी दांडी यात्रा या दांडी मार्च या दांडी यात्रा कह सकते हैं, या दांडी मार्च कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दांडी मार्च। शुरुआत मैंने बताया 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से। दे दी हमें आजादी। और मंजिल क्या थी बेटा गांधी जी की? तो मंजिल थी बेटा दांडी गांव। कौन सा? दांडी गांव गुजरात के नवसारी जिले में पड़ता है। क्या? गुजरात के नवसारी जिले में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात के नवसारी जिले में। ओके फ्रेंड्स, ओके। 5 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं गांधी जी। 5 अप्रैल 1930 को यहां पे पहुंच जाते हैं, और बेटा 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। आई थिंक कि फ्रेंड्स यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो थोड़ा सा साइड में कुछ चीजें लिख देते हैं। 384 किलोमीटर की ये टोटल यात्रा होती है। चौबीस दिन लगते हैं इस यात्रा को पूरा करने में, और 79 लोग होते हैं गांधी जी को लेके। ठीक, यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, तो यहां तक की बातें आप लोग लिख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इरेज कर दूं मैं यहां तक। हम ना रुकेंगे कभी, हम ना झुकेंगे कभी कभी, कर सपट अग्नि पर अग्नि पर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात, क्या सुभाष चंद्र बोस जी ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च। नेपोलियन ने भी पेरिस में एक ऐसी ही यात्रा की थी, तो नेपोलियन के पेरिस मार्च, और मुसोलिनी ने भी इटली में एक ऐसी ही यात्रा की थी, मुसोलिनी के इटली मार्च की। यहां तक फ्रेंड्स क्लियर है? एक बार मैं देख लेता हूं सेटअप सही है, कुछ प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। ठीक है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, एकदम अच्छे से आपको दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छी बात है। चलिए
ठीक है। अब बेटा दांडी मार्च से प्रेरित होकर कुछ अन्य यात्राएं, मतलब कुछ लोग गांधी जी के दांडी मार्च से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं और वो लोग भी कुछ अन्य यात्राएं करते हैं। उन यात्राओं को थोड़ा हम देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो बेटा दांडी यात्रा से प्रेरित होकर कुछ अन्य यात्राएं जो थी, उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सी राजगोपालचारी जी की कालीकट के तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा। के माधवन एक लोग थे, क्या बेटा, के माधवन व टी केलप्पन की तंजौर तट से यहां पे श्री राजगोपालचारी जी की तंजौर तट के तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा, और के माधवन व टी केलप्पन की कालीकट से कोयन्नूर तक की यात्रा। कहां तक की बेटा, कोयन्नूर तक की। गांधी जी के दांडी मार्च से प्रभावित होकर पेशावर में एक आंदोलन होता है, क्या, पेशावर में भी एक आंदोलन होता है जिसे कहते हैं खुदाई खिदमतगार आंदोलन। क्या, खुदाई खिदमतगार आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन, या इसी को लाल कुर्ती आंदोलन कहते हैं। क्या, लाल कुर्ती आंदोलन। किसके नेतृत्व में यह आंदोलन होता है बेटा, तो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या, खान अब्दुल गफ्फार, बेटा खान अब्दुल गफ्फार खां को आप सबको पता है कि भारत रत्न भी मिला है। क्या मिला है, भारत रत्न भी मिला है। और बेटा जो भारत रत्न मिला हुआ है और जो नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के लोग थे वो इन्हें सीमांत गांधी कहते थे। क्या कहते थे, सीमांत गांधी, मतलब वहां का गांधी जी जिससे पेशावर के लोग नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के जो लोग थे, नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के जो लोग थे वो गांधी, इनको खान अब्दुल गफ्फार जी को सीमांत गांधी कहते थे। ठीक है बेटा, यहां तक की बातें समझ में आ रही है। मणिपुर में भी एक आंदोलन चल रहा था। कहां बेटा, मणिपुर में यदुनांग, क्या बेटा, यदुनांग आंदोलन भी कहते हैं, या उसी को कहते हैं बेटा जियालांग आंदोलन। क्या, जियालांग आंदोलन। और जिसका नेतृत्व कौन कर रही थी, यहां पे लिख देता हूं फ्रेंड्स, यहीं पे लिख देता हूं, रानी गैडेल्यू। रानी, चलिए फ्रेंड्स यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। क्लियर है यहां तक की चीजें आप लोगों को?
ठीक। और इन्हीं रानी का दिल्ली को बेटा पहाड़ों की रानी बोला था। किसने? पहाड़ों की रानी। किसने बोला था पहाड़ों की रानी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके? तो यहीं पे आपकी दांडी यात्रा की बात खत्म हो जाती है। लेकिन एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना भूल गया हूं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। हम ना रुकेंगे कभी, हम ना झुकेंगे कभी, कर शपथ, कर शपथ। ठीक कि 9 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने 9 अप्रैल 1930 को जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दी। क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन की ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, खत्म करते हैं यहीं पे। तो फ्रेंड्स, ऐसी एजुकेशनल वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री को इतनी बेसिक से लेकर एडवांस तक समझने के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री का हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से जानने के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कर्मयोद्धा को। फ्रेंड्स, अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बेटा 1 सेकंड भी नहीं लगता अपने दोस्तों को सब शेयर करने में और हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने में और नोटिफिकेशन को ऑल पे लगाने पर। फ्रेंड्स, प्लीज आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए एक से एक लेक्चर ला सकूं। ठीक है, ठीक है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ लेके आने वाला हूं जो हमारे 8th के बच्चे हैं, जिन्हें 9th में एंट्रेंस एग्जाम देने हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम और सेंट्रल हिंदू स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम, उनके लिए मैं कुछ स्पेशल लेके आने वाला हूं। कुछ मेरी तरफ से उन बच्चों को गिफ्ट है, क्योंकि मुझे उन बच्चों ने बहुत कुछ दिया है, इसलिए उन बच्चों के लिए मैं एक गिफ्ट लेके आने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से आपको एक बहुत ही क्या मोटिवेशनल कोट के साथ छोड़े जा रहा हूं। हाथों की लकीरों में क्या ही लिखा है, हाथों की लकीरों में क्या ही लिखा है, किस्मत वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना मेहनत वाले छोड़ दिया करते हैं। हाथों की लकीरों में क्या ही लिखा है, तुम इन पर विश्वास मत करो, क्योंकि किस्मत वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वालों ने छोड़ दिया होता है। तो कभी भी अपनी किस्मत पर विश्वास मत करिए। ऑलवेज बिलीव अपॉन योर हार्ड वर्क, हमेशा अपने हार्ड वर्क पर विश्वास करिए और कॉन्टिन्यूअसली हार्ड वर्क करते रहिए, जिससे आपकी सक्सेस, आपकी सफलता निश्चित है। सफलता का केवल एकमात्र रास्ता है, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता, सक्सेस इज इक्वल टू हार्ड वर्क। इफ यू आर कॉन्टिन्यूअसली वर्किंग हार्ड, डेफिनेटली यू विल अचीव सक्सेस इन योर लाइफ वन डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कर्मयोद्धा।